पिछले कुछ समय से भारत का चुनाव आयोग लगातार चर्चा में बना हुआ है। भारत के चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। मीडिया एवं सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा काफी ट्रेंड में बना हुआ है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसकी भूमिका क्या है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है। तो इस वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में A to Z जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस जो भी इंडिया में है उनको कंडक्ट कराए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, इसके अलावा ये राज्यसभा का इलेक्शन कराता है। इसके साथ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका इलेक्शन ये कंडक्ट कराता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। इंडिया एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य जो है यह अस्तित्व में आया था 15 अगस्त 1947 को। तभी से यानी कि 1947 से ही संविधान, चुनावी कानून और व्यवस्था में जो भी सिद्धांत निहित हैं उनके अनुसार नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी है कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन और इसके साथ सभी राज्यों के लेजिस्लेचर का इलेक्शन और उसके साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन का अधीक्षण करे, निर्देशन करे और नियंत्रण करे। यानी कि इन सभी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होंगी उन सभी को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा और इसके साथ ही साथ उसी का कंट्रोल भी इस पर होगा। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का चुनाव आयोग जब अस्तित्व में आया था तो मूल रूप से इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त और भी होते हैं। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, वो 1 जनवरी 1990 तक ही थे। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से लेकर अभी तक यहाँ पर यही व्यवस्था लागू है। तभी से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और चुनाव आयुक्त अभी तक लगातार बने हुए हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वहां तक होता है। इन आयुक्तों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा मिलता है और उनको वेतन और भत्ते भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही प्राप्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही हटाया जा सकता है और उन्हें हटाने का जो आधार होगा वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगा। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना होगा। यानी कि इनको हटाने का जो प्रस्ताव होगा वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास करना होगा। और ये पास कैसे होगा, इसमें प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी होने चाहिए। वहीं जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो तीनों चुनाव आयुक्त होते हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं, इन सभी की आयोग के किसी भी निर्णय लेने में समान भागीदारी होती है। चुनाव आयोग अपने कार्यों के निष्पादन में कार्यपालिका हस्तक्षेप से मुक्त होता है, चाहे वो आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। चुनाव आयोग ही चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। इलेक्शन के समय मतदान केंद्र किसे बनाया जाए, किसी वोटर को किस मतदान केंद्र पर वोट देना है, उस मतदान केंद्र पर किसकी नियुक्ति की जानी है, इसके अलावा मतगणना किस स्थान पर होगी इसका निर्धारण, इसके अलावा मतदान केंद्र हो या फिर मतगणना केंद्र हो, इसके आसपास की व्यवस्थाएं और अन्य संबंधित मामले भी आयोग ही तय करता है। देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के सामने रजिस्टर्ड होती हैं।
इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि इन पार्टीज के अंदर इनर डेमोक्रेसी बनी रहे और उनके अंदर समय समय पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होते रहें। आयोग के सामने जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उनका आम चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन होता है, उन प्रदर्शनों के आधार पर आयोग के अपने जो निर्धारित मानदंड हैं, उसके अनुसार राज्य स्तर का दल या फिर राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है उन दलों को। इलेक्शन कमीशन के पास क्वासी जुडिशियल जुरिस्डिक्शन भी होता है, जिसका प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दलों के अलग अलग समूहों के बीच विवादों का निपटारा भी करता है। चुनाव आयोग इन सभी राजनीतिक दलों की सहमत से एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है और इन सभी पार्टियों को इलेक्शन के दौरान एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, इसके लिए इस आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन भी कराना सुनिश्चित करता है। संविधान के अंतर्गत आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के वर्तमान सदस्यों की चुनाव पश्चात अयोग्यता के मामले में भी सलाहकार क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। चुनावों में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं, उनको भी आयोग को इस प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए भेजे जाते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या जैसा भी मामला हो उस राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है जिसे ऐसी राय दी जाती है। आयोग को ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का भी अधिकार है जो कानून द्वारा निर्धारित समय और तरीके से अपने चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है। आयोग को ऐसी अयोग्यता तथा कानून के तहत अन्य अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने की भी शक्ति है। यानी कि जो कैंडिडेट है वो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कितना खर्चा किया उसका लेखा जोखा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और वो भी निर्धारित समय में देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 329 के अनुसार एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर न्यायपालिका चुनावों के संचालन से संबंधित याचिकाओं पर विचार करके हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चुनाव संपन्न होने और परिणाम घोषित होने के बाद आयोग स्वयं किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में इसकी समीक्षा केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही की जा सकती है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनाव के संबंध में ऐसी याचिकाएं केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं, वो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग की मीडिया के लिए भी एक व्यापक नीति है। यह चुनाव अवधि के दौरान नियमित रूप से थोड़े अंतराल पर और अन्य अवसरों पर आवश्यकतानुसार विशिष्ट अवसरों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों के लिए नियमित ब्रीफिंग आयोजित करता है। मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान और मतगणना के वास्तविक संचालन पर रिपोर्टिंग करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। उन्हें आयोग द्वारा जारी अथॉरिटी लेटर के आधार पर मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के सदस्य शामिल होते हैं। आयोग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट भी प्रकाशित करता है जो कि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग वोटर एजुकेशन के लिए भी प्रतिबद्ध है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप यानी कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी एक बहु हस्तक्षेप कार्यक्रम है जो जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करता है। स्वीप का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण और मतदान के माध्यम से चुनावी भागीदारी को बढ़ाना, नैतिक और सूचित मतदान और निरंतर चुनावी और लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में गुणात्मक भागीदारी को बढ़ाना है। भारत के चुनाव आयोग ने 28 चुनाव प्रबंधन निकायों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिनमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, इंटरनेशनल IDEA
और यूनाइटेड नेशंस शामिल हैं। इनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयूज एक्सपीरियंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल कोऑपरेशन, एक्सचेंज, विजिट्स और स्टडी मिशंस जैसे कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कमीशन ने कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं। इनमें राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की योजना, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक, मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण, मतदाताओं को पहचान पत्र प्रदान करना, उम्मीदवारों द्वारा खातों के रखरखाव और उन्हें भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने हेतु आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन हेतु विभिन्न उपाय शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से आयोग ने हाल ही में कुछ और इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं, जो कि इस तरह से हैं। पहला है लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता। दूसरा है अनुपस्थित मतदाताओं के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्र सुविधा। तीसरा है नामांकन पत्र और शपथ पत्र में उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की वैकल्पिक सुविधा। चौथा है चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता। पांचवा है पर्यावरण अनुकूल चुनाव। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे राजनीतिक दलों को कि वो ऐसे पोस्टर और बैनर को ना लगाएं जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हों। छठवां है मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 अर्हता तिथियां, यानी कि अब साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर को कोई व्यक्ति अगर 18 साल की आयु पूरा किया है तो कोई भी नागरिक वर्ष की किसी भी तिमाही में नामांकन के लिए अपना दावा दायर कर सकता है। सातवां है राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों के प्रचार हेतु दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क समय दिया जाना। तो इस तरीके से चुनाव आयोग नए नए इनिशिएटिव्स भी लेता रहा है। तो इस वीडियो में हमने भारत के चुनाव आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।